प्रश्न 18। यदि किसी ठोस गोले के दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो प्रश्न 18 में कह रहा है कि यदि किसी ठोस गोले के दो बराबर भागों में काट दिया जाए तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का योग, तो हम लिखेंगे सबसे पहले दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग बराबर, तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 3 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे दो अर्धगोला है तो यानी दो बार इसको जोड़ देंगे, 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ 3 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग क्या हो गया? 3 पाई आर स्क्वायर जोड़ 3 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि दोनों अर्धगोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ देना है। तो अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। तो दो अर्धगोला है तो दोनों का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को जोड़ देंगे यहाँ पे, तो कितना हो गया? 3 जोड़ 3 यानी 3 3 6 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग हो गया 6 पाई आर स्क्वायर। अब लिखेंगे, अब कह रहा है कि गोले के पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा। तो लिखेंगे अब गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर, तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब पूछ रहा है कितना भाग होगा, तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का कौन सा भाग होगा। तो भाग कैसे निकालेंगे हम? तो लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का योग कितना आया है? 6 पाई आर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे यहाँ पे 6 पाई आर स्क्वायर बटा, तो दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग को पहले लिख देना है, फिर कह रहा है दिए हुए गोले के पृष्ठ का कितना भाग होगा। तो गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना आया है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का योग को गोले के पृष्ठ का क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। ठीक है, तो कितना आ गया? पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर को काट लेंगे, 2 से कट रहा है, 2 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी कितना आ गया? 3/2। तो 3 को 2 से भाग देंगे यानी 3 का आधा, 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 2 गुना 1 2, 1 बचेगा तो दशमलव देंगे तो 10 हो जाएगा, यानी 1.5। 3 का आधा क्या होता है? 1.5, यानी 1.5। तो 3 को 2 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 1.5, यानी इसको 1.5 बोल सकते हैं, एक और आधा को। तो लिखेंगे अतः दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण
संपूर्ण पृष्ठ का योग, दोनों अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का कितना आया है? 1.5 आया है, यानी 1.5। तो 1.5 यानी इसको क्या कर सकते हैं? 1.5 1.5 को क्या कर देंगे? देखिए 1.5 यानी 1.5, तो इसको हम 1.5 कर सकते हैं, 1.5 होगा। तो इसका मतलब हुआ कि अर्धगोलों के संपूर्ण पृष्ठ का योग दिए हुए गोले के पृष्ठ का 1.5 यानी 1.5 होगा। तो इसका उत्तर पहला होगा। विकल्प पहला में देखिए 1.5 लिखा हुआ है, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो बस इसको इस तरह से हल करेंगे। प्रश्न 19, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? तो क्या कह रहा है प्रश्न में कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो, यानी बेलन का ऊंचाई और आधार का व्यास किसके बराबर है? तो गोले के व्यास के बराबर है। ठीक है, तो उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग होगा? तो हम सबसे पहले लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बराबर 2πr/h। तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, r क्या हो गया? त्रिज्या को r से लिखते हैं और ऊंचाई को h से लिखते हैं। तो बेलन का त्रिज्या यहाँ पे r है और बेलन का ऊंचाई h है, और पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है? यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr/h। तो इसको पहले लिख लेंगे। अब लिखेंगे गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 4πr²। तो गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 4πr²। ठीक है, तो पहले ये दोनों का हम जो सूत्र होता है उसको लिख देंगे। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न जैसा कह रहा है उसके अनुसार। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ कितना है? 2πr/h। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का, उस बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का, तो देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ को ऊपर लिख लेंगे और गोले के वक्र पृष्ठ को नीचे लिख लेंगे, यानी यहाँ पे 4πr²। तो बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ
गोले के वक्र पृष्ठ का कौन सा भाग होगा? तो बेलन का वक्र पृष्ठ को गोले का वक्र पृष्ठ से भाग दे देंगे इस तरह से। तो अब इसको हम लिख देंगे, देखिए 2 पाई r गुना, अब देखिए h के जगह पे क्या लिखेंगे? h के जगह पे लिखेंगे 2r, क्यों लिखेंगे? और नीचे लिख देंगे 4 पाई r², 4 पाई r²। तो यहाँ पे h के जगह पे यानी बेलन का ऊंचाई के जगह पे हम 2r क्यों लिखे हैं? ठीक है, ये बेलन का वक्र पृष्ठ का सूत्र है। तो बेलन का वक्र पृष्ठ के सूत्र में देखिए r क्या हो गया? बेलन का त्रिज्या, और h हो गया बेलन का ऊंचाई। ठीक है, और गोले का वक्र पृष्ठ का सूत्र में r क्या हो गया? गोले की त्रिज्या। ठीक है, r गोले की त्रिज्या हो गया, और यहाँ पे हो गया बेलन की त्रिज्या r से। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की ऊंचाई और आधार का व्यास दोनों किसी गोले के व्यास के बराबर हो। देखिए कह रहा है कि बेलन का जो ऊंचाई है वो किसके बराबर है? तो गोले के व्यास के बराबर है। तो देखिए बेलन का जो ऊंचाई है यानी h जो है किसके बराबर है? बेलन गोले का व्यास के बराबर। तो देखिए h के जगह पे हम 2r रख देंगे, क्योंकि गोले का जो त्रिज्या है वो r है, तो व्यास क्या हो जाएगा? 2r। त्रिज्या का दुगना होता है व्यास, तो h के जगह पे हम 2r रख देंगे, क्योंकि बेलन का जो ऊंचाई है यानी h से ऊंचाई को लिखते हैं, तो बेलन का जो ऊंचाई है वो गोले का व्यास के बराबर है। तो व्यास को हम क्या लिखते हैं? 2r, यानी त्रिज्या का दुगना होता है। तो गोले का त्रिज्या को r से लिखे हैं, तो गोले का व्यास क्या हो जाएगा? 2r, इसलिए देखिए यहाँ पे 2r लिखे हैं, क्योंकि कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई गोले के व्यास के बराबर है। ठीक है, तो गोले का व्यास 2r होगा, इसलिए h के जगह पे हम 2r लिख दिए हैं। और क्या कह रहा है कि आधार का व्यास यानी बेलन का आधार का व्यास और गोले का व्यास बराबर है, तो त्रिज्या भी बराबर होगा, इसलिए यहाँ भी r है तो यहाँ भी r, दोनों बराबर है। ठीक है, यानी त्रिज्या दोनों का बराबर है, व्यास बराबर है तो त्रिज्या भी बराबर होगा, क्योंकि व्यास का आधा त्रिज्या होता है। और ऊंचाई जो है बेलन का वो गोले का व्यास के बराबर है, तो इसलिए हम h के जगह पे 2r लिख दिए हैं। अब इसको हम इस तरह से काट लेंगे। देखिए इसको हम लिख सकते हैं अब 2 दूना 4। देखिए 2 और 2 गुना, सब गुना में है, तो 2 और 2 को गुना कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 4 पाई r गुना r क्या हो जाएगा? r² बटा, देखिए 2 और 2 को गुना कर लेंगे, सब गुना में है यहाँ पे, तो हम गुना कर लेंगे, तो 2 दूना 4 पाई r गुना r यहाँ भी है, r यहाँ भी है, तो r² हो गया, बटा में लिख देंगे 4 पाई r², 4 पाई r²। तो देखिए दोनों का बराबर हो गया है, तो 4 पाई r² से 4 पाई r² कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा? बराबर 1/1। क्या आ जाएगा? कुछ नहीं बचा, तो 1 बचा है यहाँ पे, तो 4 पाई r² को 4 पाई r² से भाग देंगे, तो 1/1। ठीक है, यानी दोनों क्या है? बराबर है। देखिए दोनों का 4 पाई r² है, तो अब लिख देंगे अतः बराबर होगा, बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा। तो क्या कह रहा था प्रश्न में कि बेलन का वक्र पृष्ठ गोले के वक्र पृष्ठ का निम्नलिखित में कौन सा भाग होगा? तो देखिए इसमें बराबर में हम टिक लगाएंगे, यानी दूसरा विकल्प में, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ और गोले का वक्र पृष्ठ क्या होगा? बराबर होगा। तो प्रश्न 19 हम इस तरह से हल करेंगे।